देखिए, कहा गया है कि दुनिया जो है ये उम्मीद पर कायम है। तो आप भी उम्मीद रखिए कि आप भविष्य में बेहतर से बेहतर करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। देखिए, निराशा की बात करें तो निराशा एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में अगर कोई एक बार आ गया तो उसका उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज है 18 जुलाई और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी जो पीडीएफ फाइल है इसको डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी। तो टेलीग्राम चैनल को जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उस टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वीडियो के, वहाँ पे क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग के 7वें संस्करण के अनुसार समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा के लिए सबसे अच्छा शिक्षण संस्थान कौन है भारत का। तो देखिए, ये शिक्षण संस्थान है आईआईटी मद्रास, जिसको आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास भी कहते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है ये समग्र श्रेणी में भारत का जो है सबसे बेस्ट उच्च शिक्षा संस्थान है, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए सबसे बेस्ट संस्थान है। देखिए, अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया, इसमें जो है 5 कैटेगरी में पहला कैटेगरी है समग्र श्रेणी, दूसरा है फार्मेसी कॉलेज, तीसरा है शीर्ष मेडिकल कॉलेज, चौथा है शीर्ष प्रबंधन कॉलेज और पांचवा है इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इन पांचों श्रेणियों में जो है विभिन्न कॉलेजों की रैंकिंग जारी की गई। तो आइए इस रैंकिंग में जान लेते हैं कौन किस स्थान पर है। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 है, इसमें जो है समग्र श्रेणी में जो है जो आपका आईआईटी मद्रास है ये पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरे स्थान पर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे, चौथे स्थान पर आईआईटी दिल्ली है, पांचवें पर आईआईटी कानपुर है, छठवें पर आईआईटी खड़गपुर है, सातवें पर आईआईटी रुड़की है और आठवें पर आईआईटी गुवाहाटी है, नौवें पर जो है जो आपका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स है और 10वें स्थान पर आपका जेएनयू है यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली है। और देखिए, जो आपका शीर्ष फार्मेसी कॉलेज का श्रेणी है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में, तो इसमें जो है टॉप 10 में पहले स्थान पर जामिया हमदर्द है, दूसरे पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद है और तीसरे पर पंजाब विश्वविद्यालय है। देखिए, टॉप 10 में केवल टॉप 3 को याद रखिए, 10 के नाम जो है जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको नोटबुक में नोट करना चाहते हो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि देखिए एग्जामिनर सारा तो पूछेगा नहीं, जानता है बच्चे जो है केवल टॉप 3 ही रटते हैं और टॉप 3 ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी देखिए, कहने का मतलब क्लास में फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, तीसरे पे स्थान पे कौन आया, ये इंपॉर्टेंट होता है। तीसरे के बाद जो है जो चौथा पांचवा छठवां है उनकी गिनती जो है नहीं होती है। तो इसीलिए एग्जामिनर भी टॉप 3 पे ही फोकस करता है। और देखिए, जो अभी हाल ही में ये रैंकिंग जारी की गई, इसमें भारत के टॉप 10 मेडिकल कॉलेजों में पहले स्थान पर आपका एम्स दिल्ली है, दूसरे पर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है और तीसरे पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है। और बाकी के नाम आप जो है स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। और देखिए, जो ये रैंकिंग जारी की गई है तो इसमें जो है शीर्ष प्रबंधन कॉलेज यानी कि टॉप 10 मैनेजमेंट कॉलेजों में पहले स्थान पर आपका है आईआईएम अहमदाबाद यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, दूसरे स्थान पर है आईआईएम बेंगलुरु और तीसरे पर है भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता। बाकी का स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। और देखिए, भारत के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग में पहले स्थान पर आपका आईआईटी मद्रास है, दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली है और तीसरे पर आईआईटी बॉम्बे है, चौथे पर आईआईटी कानपुर है। बाकी की रैंकिंग यहाँ दी गई है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हमारा है कि 12वां राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, 12वां राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस जो है ये 15 जुलाई को मनाया गया है और इस 12वें राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के अवसर पर एम्स दिल्ली के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एपीएसआई सुश्रुत फिल्म महोत्सव की मेजबानी की थी। और देखिए, इस फिल्म फेस्टिवल की थीम थी चेंजिंग लाइफ्स विद प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। और अगला है कि जून 2022 में व्यापार घाटा बढ़कर कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया। तो देखिए, जून 2022 में भारत का जो व्यापार घाटा है ये 26.1 अरब डॉलर रहा था। देखिए, निर्यात और आयात दोनों के आंकड़ों को संशोधित करने के बाद जो भारत का व्यापारी घाटा है ये जून में कितना रहा, 26.18 बिलियन डॉलर, ठीक है, यानी कि 26.18 अरब डॉलर, इसको हिंदी में कह सकते हैं आप।
जो कि सरकार के पहले के अनुमान 25.63 बिलियन डॉलर से अधिक था। देखिए, जब भी बजट पेश होता है तो सरकार अपना कुछ आंकड़ा पेश करती है, अनुमान लगाती है कि हमारा फला फाइनेंशियल ईयर में इतना हमारा जो है विकास का टारगेट है, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इतनी रहेगी, हमारा व्यापार घाटा इतना रहेगा। तो मंथली वाइज भी जो है इसमें आंकड़े होते हैं। तो उसी प्रकार जो है सरकार ने कहा था कि जो आपका जून का महीना है इसमें व्यापार घाटा कितना रहेगा भारत का, 25.63 बिलियन डॉलर, यानी कि 25.63 अरब डॉलर। लेकिन ये इससे अधिक ही रहा। ये कितना रहा, 26.18 बिलियन डॉलर, यानी कि अरब डॉलर। देखिए, मासिक व्यापारिक घाटा की बात करें मई की, तो मई 2020 में भारत का जो मासिक व्यापारिक घाटा था ये 24.3 अरब डॉलर था। यानी कि जून में जो है ये जो आपका मासिक व्यापार घाटा है ये मई की अपेक्षा जो है जून में अधिक रहा था। और देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ई नैम प्लेटफॉर्म के तहत प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया। तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है इसने जो है ई नैम प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किया है। और देखिए, इस प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स की मदद से जो एक राज्य के किसान होंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के किसान अगर चाहें अपनी फसल उत्तराखंड को बेचना तो ये आसानी से इस प्लेटफॉर्म की मदद से जो है अपनी फसलों को बेच सकते हैं और अच्छे मूल्य पा सकते हैं अपनी फसल के। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम बनाने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है। तो देखिए, अभी हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है भारत में एथलेटिक्स के समग्र विकास को सक्षम बनाने के लिए। और जो अभी हाल ही में ये साझेदारी हुई है तो देखिए, इस साझेदारी का उद्देश्य है पूरे भारत में भारतीय एथलीटों की खोज करना, उनको पोषण और विकास में मदद करना और उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना, कोचिंग प्रदान करना और खेल विज्ञान और चिकित्सा सहायता प्रदान करना। और देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना देखिए हुई थी 8 मई 1973 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी। और वर्तमान में इसके मालिक कौन है, मुकेश अंबानी हैं। मुकेश अंबानी के पास रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का वर्तमान में 50.49% शेयर है। अगला है कि हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में किस टेलीविजन श्रृंखला का शुभारंभ किया। तो देखिए, भारत के वर्तमान में जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, इन्होंने दिल्ली में जो है अभी हाल ही में स्वराज नामक एक टेलीविजन श्रृंखला का शुभारंभ किया है। और इस टेलीविजन श्रृंखला में जो है टोटल 75 एपिसोड होंगे, ठीक है। तो 24 अगस्त 2022 से इसका जो प्रसारण है ये शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि अगले महीने में 14 तारीख से जो है आप इसका सीधा प्रसारण दे सकते हैं दूरदर्शन पर, ठीक है। और इस सीरीज में 75 एपिसोड के नाटक में जो है मुक्ति योद्धाओं और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं और फ्रीडम फाइटर आंदोलन जो हुआ था, मतलब एक तरीके से कहा जाए स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ था, तो उसके जो गुमनाम नायक हैं उनके योगदान पर जो है इसमें प्रकाश डाला जाएगा। और देखिए, एक मज़े की बात है, आप रेडियो पे भी जो है ये स्वराज कार्यक्रम सुन सकते हैं। आकाशवाणी पर भी जो है इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। अगला है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो देखिए, उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। देखिए, अभी हाल ही में जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं इनके द्वारा उत्तराखंड की पुलिस के लिए EFIR सेवा और उत्तराखंड पुलिस के लिए जो है उत्तराखंड पुलिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन की खास बात क्या होगी, देखिए जो आपका उत्तराखंड पुलिस ऐप है इसमें जो उत्तराखंड की राज्य पुलिस है इसकी 5 ऑनलाइन सेवाएं पुलिस ऐप में जो है अधिकृत की गई हैं। आठवां प्रश्न कि हाल ही में गूगल की जो मूल कंपनी है अल्फाबेट इंक, इसके बोर्ड में किसको शामिल किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में एक व्यक्ति है मार्टी सावेज, इनको गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में शामिल किया गया है। और देखिए, 2020 के बाद से अल्फाबेट बोर्ड में ये पहला बदलाव है जब किसी अन्य व्यक्ति को इसमें शामिल किया गया है। देखिए, 2020 में क्या हुआ था, जो गूगल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे एरिक स्मिथ, इन्होंने जो है गूगल को छोड़ दिया था। और देखिए, जो गूगल की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन अल्फाबेट इंक है इसके वर्तमान में CEO हैं सुंदर पिचाई। मुख्यालय इसका है कैलिफोर्निया USA में। और अल्फाबेट इंक के संस्थापक हैं लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन। अगला कि हाल ही में भारतीय एयरटेल ने गूगल को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर में 1.2% इक्विटी शेयर आवंटित किए। तो देखिए, जो भारतीय एयरटेल कंपनी है इसको आप एयरटेल कहते हैं प्यार से, तो इसने भी हाल ही में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर में जो है सौदा किया है
अपने 1.2% इक्विटी शेयर का। देखिए वर्तमान में जो भारतीय एयरटेल है, इसके एक शेयर की कीमत है 734 रुपये। तो 734 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से हाल ही में जो एयरटेल है, इसने गूगल को जो है कुल 7.1 करोड़ से अधिक जो है इक्विटी शेयर जो है प्रदान किए हैं गूगल को। देखिए गूगल के पास अब जो है भारत की दो प्रमुख दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में जो है 1.2% की हिस्सेदारी है। देखिए एयरटेल में तो आपने देख ही लिया, 1.2% इक्विटी शेयर लिए हैं अभी हाल ही में गूगल ने। और इसके पहले जुलाई 2020 में रिलायंस जियो में भी जो है इसने 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है निवेश किया था। इसको याद रखेगा। अगला है कि हाल ही में संत पोप फ्रांसिस ने कितनी महिलाओं को धर्माध्यक्षों की सलाहकार समिति में अपॉइंट किया। तो देखिए जो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं संत पोप फ्रांसिस, यानी कि सेंट पोप फ्रांसिस, इन्होंने जो है टोटल 3 महिलाओं को अभी हाल ही में धर्माध्यक्षों की अपनी सलाहकार समिति में अपॉइंट किया है। और इन 3 महिलाओं में पहला नाम है मारिया लिया जर्विनो का, ये अर्जेंटीना की निवासी हैं। और दूसरी आपकी है यवोन रेंगोएट, ये जो है कैथोलिक महिला संगठनों के विश्व संघ की प्रमुख हैं। और ये जो है फ्रांसीसी नन भी हैं, ठीक है। और देखिए तीसरी का नाम है रेफेला पेट्रिनी, ये वर्तमान में वेटिकन सिटी की डिप्टी गवर्नर हैं। तो मारिया लिया जर्बिनो, यवोन रेंगोएट और रेफेला पेट्रिनी, इन तीनों को जो है हाल ही में धर्माध्यक्षों की सलाहकार समिति में संत पोप फ्रांसिस ने जो है अपॉइंट किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए आज के क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को देश के सर्वोच्च सम्मान द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम से जो है सम्मानित किया है, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, इनको किस देश की संसद ने सम्मानित किया है, बताइए। और तीसरा कि भारत का पहला मंकी पॉक्स मामला किस राज्य में देखा गया, आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में दिया मिर्जा और अफरोज शाह को किस राज्य सरकार ने मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया है, बताइए। और पांचवा कि विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की और इस रिपोर्ट में भारत कितने स्थान पर है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन रहेगा, पहला प्रश्न था कि इसके लिए इंडिया मिशन की 7वीं वर्षगांठ जो ये कब मनाई गई, तो देखिए इसको हमने 15 जुलाई को मनाया है। दूसरा था कि हाल ही में साइबर सुरक्षा में सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञों की समूह की जो बैठक है ये किस स्थान पर आयोजित की गई थी, तो देखिए इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया था। तीसरा था कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है, तो देखिए ये कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक। और देखिए चौथा था कि हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को आईसीसी ने डोपिंग का उल्लंघन करने के बाद 10 महीने के लिए निलंबित कर दिया है, तो देखिए जो के शोहिदुल इस्लाम है ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। और पांचवा था कि किस राज्य में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनाया जाएगा, तो देखिए भारत का जो पहला ई वेस्ट इको पार्क है इसको दिल्ली में बनाया जाएगा।